हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। फ्रेंड, चैप्टर 6 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी वाली बुक से पहले इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनजातीय समाज। ये शिकारी थे, इनकी आजीविका खेती थी। खेती यानी मुख्यतः इनकी झूम खेती थी। इन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा सामाजिक नियम को नहीं माना, कर्मकांडों को नहीं माना, ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे, यानी ये समूह में रहते थे। फिर देखते हैं जनजातीय लोग कौन थे। इनके बारे में लिखित दस्तावेज नहीं थे। ये रीति रिवाज और मौखिक और वाचिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। जनजातीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत हस्तांतरित करते थे। फिर देखते हैं खानाबदोश। ये यानी एक स्थान से दूसरे जगह घूमते रहना, इनका कार्य यही था। फिर ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्थान, ये स्थान है और ये जनजाति, यानी कौन से स्थान पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। जैसे पंजाब में खोखर जनजाति या गख्खर, यानी दोनों। और सिंध मुल्तान में लंगा या अरगुन। उत्तर प्रदेश में बलोच, जो कुल में विभाजित हैं। फिर हिमाचल में गड्डी या गडरिया। उत्तर पूर्व में नागा, अहोम। बिहार और झारखंड में चेर। बंगाल और उड़ीसा में मुंडा और संताल। कर्नाटक में कोली और वेराद। दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़। पश्चिमी और मध्य भारत में भील जनजाति। फिर देखते हैं बंजारा लोग। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा यानी इनके समूह को टांडा कहते हैं, टांडा कहलाता था। ये वर्ड आपको याद रखना है कि टांडा किसे कहते हैं, किसके समूह को कहते हैं। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे। 17वीं सदी में अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। फिर देखते हैं बदलता समाज, नई जनजातियाँ या श्रेणियाँ। समाज बदल रहा था। बदलते समाज के आवश्यकता के अनुसार लोगों के कार्यों का विभाजन भी हुआ। नए हुनर वाले लोग नई जातियाँ बने। हुनर में जैसे सोना बनाने वाला सुनार और लोहे का काम करने वाला लोहार बना। ऐसे ही बढ़ई, राजमिस्त्री आदि बने। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक राजपूत क्षेत्रों का विकास हो जाता है। राजपूत में जैसे हूण, चंदेल, चालुक्य आदि, ये सब पहले जनजाति थे और बाद में राजपूत बन गए। फिर देखते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उद्यान में 12वीं सदी के अभिलेख से ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, कौन सी जगह से कौन से अभिलेख मिले हैं और उन अभिलेखों में किस चीज़ के बारे में पता चलता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं अहोम। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। 1530 के दशक में अग्नेय अस्त्रों यानी अग्नि के अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 में बारूद तोपों का निर्माण किया। ये जो अहोम थे, ये घाटी में भुइयाँ, चुटिया और कोच हाजों को हराकर बसे थे। फिर देखते हैं अहोम राज, जो इम्पोर्टेंट है। ये वेगार पर निर्भर थे। राजा के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहलाते थे। वेगार क्या है, शासक के लिए निःशुल्क श्रम करना, यानी कर के रूप में। ये लोग राजा के लिए कर के रूप में निःशुल्क श्रम करते थे, यानी बिना पैसे लिए काम करते थे। फिर अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहते हैं। आपको जितने भी कुल और समूह के नेम दिए जा रहे हैं, जैसे अभी बंजारों के भी नेम थे कि उनके समूह का क्या नेम है, ये सब याद रखने हैं। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। अहोम के प्रसिद्ध राजा शिव सिंह, जो 1714 से 1744 तक रहे। विष्ट क्या है, श्रम के रूप में राजा को कर, यानी वेगार के समान ये भी है। फिर देखते हैं गोंड। गोंड लोग गोंडवाना यानी मध्य प्रदेश में नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी अलग अलग जगह बदल कर कृषि करते थे। इनका वर्गीकरण कुलों में बटा था। गोंड समुदाय में शासक को राय या राजा कहा जाता था। अकबरनामा में गढ़कटंगा क्षेत्र का वर्णन है। गढ़कटंगा यानी गोंड राज्य में, ये गोंड राज्य में था। फिर यहाँ पे देखते हैं गढ़कटंगा के बारे में। इसमें 70,000 गांव थे। ये 84 गांव में बटा था और बरहोतों में विभाजित था।
इनका प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत था। गोंडवाना प्रदेश जो कुलों में बटा था, कुल 84 में बटा था, यानी यही 84, और ये बरहोद में यानी 12 गांव होते थे, इसमें बरहोद में बटा था। फिर देखते हैं जो गढ़कटंगा था वो एक समृद्ध राज्य था और ये हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने के व्यापार से धन कमाया करते थे। गढ़कटंगा में गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उनके पुत्र दलपत यानी संग्राम शाह के पुत्र दलपत महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह की और दुर्गावती के पुत्र का नाम था पुत्र वीर। इनका जो पुत्र था वो वीर नारायण था। ये इम्पोर्टेंट है। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। तो फ्रेंड ये चैप्टर ख़त्म हो गया और मैं अब पूरा नोट्स दिखा देती हूँ। ये पूरा नोट्स है। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और नोट्स पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके पहले चैप्टर 6 तक के नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं हम। और क्लास 6 NCERT हिस्ट्री के नोट्स भी मैंने अपलोड किया, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये 7वां चैप्टर है, ये 7th में 10 चैप्टर तक है और ये 7वां चैप्टर है ही, तो इसके बाद बस 3 चैप्टर और बचा है। फिर उसके बाद क्लास ईयर्थ का स्टार्ट होगा NCERT।